नमस्कार दोस्तों, मैं बागचंद चौधरी, लेक्चरर ज्योग्राफी ईसाला के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, इससे पहले राजस्थान भूगोल की एक क्लास हम कर चुके हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल बेसिक से हम राजस्थान के भूगोल को पढ़ने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और इसी कड़ी में पहली क्लास हो चुकी है। आप आज यहाँ पर देख रहे होंगे बोर्ड पर कि आज की हमारी दूसरी क्लास है और ये दूसरी क्लास भी राजस्थान के भूगोल में सामान्य जानकारी को लेकर के है। और इस सामान्य जानकारी से काफी सारे प्रश्न पूछे गए हैं, आगे वाले एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना है। तो इस सामान्य जानकारी पर कौन कौन से प्रश्न बनते हैं और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कौन कौन से कॉन्सेप्चुअल प्रश्न बनते हैं, कौन कौन से फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इससे पहले वाली जो मेरी क्लास थी उसमें मैंने आपको, जो लगभग 1 घंटे की क्लास थी, उसमें मैंने आपको राजस्थान की स्थिति और राजस्थान के विस्तार को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हमने डिस्कस किया था और उन चीजों को मैंने बहुत अच्छे से समझा था। इन सबको समझ लेने के बाद आज की जो क्लास है वो सामान्य जानकारी पर रहने वाली है। साथ में मैं आपसे एक और गुजारिश करूंगा कि अगर हमारी ये जो जानकारी है, मेरी जो क्लास है, मेरे द्वारा ये जो पढ़ाई जाने वाली जो राजस्थान की भूगोल की क्लासें हैं, अगर ये आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मैं क्या नया आपके लिए कर सकता हूं इसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। और इसी प्रकार से मेरे साथ में जुड़े रहिए ताकि मैं आपको और अच्छी जानकारी दे सकूं। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास शुरू करेंगे, जो पिछली वाली क्लास है उसी को आधार बना करके मैं इस क्लास को शुरू करने वाला हूं। और वो कुछ इस प्रकार से रहने वाली है आज की क्लास। इससे पहले की क्लास अगर आपने कर ली है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं की है तो मैं ये कहूंगा कि आपको इस क्लास से पहले आपको पहले वाली क्लास करनी चाहिए, क्योंकि ये जो क्लास है आज की क्लास वो पहले वाली क्लास पर काफी कुछ निर्भर करती है। अगर आपने पहले वाली क्लास बहुत अच्छे से की है तो ये जो दूसरी वाली क्लास है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो अगर आपको वहां से समझ आई है तो इस दूसरी क्लास में बड़ी आसानी के साथ में आपको समझ में आ जाने वाली है। चलिए उसी से शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने आपको बहुत सामान्य से जानकारी दी थी और ये दी थी कि राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की हमने बात की थी। और यहाँ पर मैंने आपको ये कहा था कि राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर के और उत्तरी भाग से होकर के यहाँ से जो दो रेखाएं गुजरती हैं जिनको हम राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कहते हैं, और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि राजस्थान 23 डिग्री और 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के और यहाँ से यहाँ तक कहाँ हो जाएगा, ये 30 डिग्री और 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। इन दो रेखाओं के बीच में हमारा राजस्थान है। साथ में हमने कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है तो वो लगभग 7 डिग्री और 9 मिनट है। इसको भी निकाला था, कैसे निकाला था कैलकुलेशन वो पीछे वाली क्लास में आपको मिल जाएगा। साथ में ही हमने देशांतर के बारे में भी बात की थी। जो हमारे यहाँ पर देशांतर, हमने राजस्थान के बिल्कुल जो पश्चिमी भाग से होकर के देशांतर रेखा गुजरती है उसको हमने लिखा था 69 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर। और इसके साथ में जो पूर्वी भाग से हमारे यहाँ पर जो देशांतर रेखा गुजरती है सुदूर पूर्वी भाग से, वो 78 डिग्री और 17 मिनट की पूर्वी देशांतर वाली रेखा थी। और इसमें भी हमने देख लिया था कुल हमारा जो देशांतरी विस्तार है वो 8 डिग्री और 47 मिनट का है। ठीक है, ये वाली बात हम डिस्कस कर चुके थे। मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पर उसी क्लास में मैंने एक और रेखा यहाँ पर बनाई थी दक्षिणी भाग से होके, और वो यहाँ पर बनाई थी, लगभग वो यहाँ पर बनाई थी। एक बार फिर से मैं इसको इस प्रकार से डॉटेड करके बना देता हूं और इस रेखा का जो मान है इसको मैं इस तरफ लिख देता हूं ताकि हमें ये बिल्कुल आसानी के साथ में समझ आ जाए। ये जो रेखा है इसको हम कहते हैं, यहाँ पर मैं इसका मान लिखा हूं, इसको हम 23 डिग्री और 30 मिनट उत्तरी अक्षांश कह सकते हैं, या इसका एक और नाम है तो मैं इधर लिख देता हूं, इसको हम कर्क रेखा भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है कर्क रेखा, जो भारत के लगभग लगभग बीचों बीच से होकर के गुजरती है और साथ में ये राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर के गुजरती है। इससे पहले ये जो रेखा है वो हमारे इसी चैनल पर आपको एक और एक छोटा सा एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें ये जो कर्क रेखा है पूरे भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर के गुजरती है उसको बिल्कुल एक आसान ट्रिक के साथ में मैंने समझाया है। तो भारत का भूगोल अगर आप पढ़ते हैं और उसमें से आपको कर्क रेखा का क्रम क्या है, यानी कि वो पश्चिम से पूर्व की ओर अगर गुजरती है तो कौन कौन से राज्यों का कौन कौन सा क्रम रहेगा, वो क्रम
भले आप पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हो या आप पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहे हो, दोनों ही स्थितियों में वो एक जो 2-3 मिनट की क्लास है वो आपको बिल्कुल आसानी के साथ में उसको याद करवा देगी। फिलहाल हम यहाँ पर राजस्थान की बात करते हैं। तो राजस्थान में हम देखते हैं राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर के ये रेखा गुजरती है, और ये वाला जो मैंने छायांकित भाग यहाँ पर किया है, ये भाग कर्क रेखा के दक्षिण की ओर पड़ता है। ठीक है, तो इसी में से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, इसी को हम देखने का प्रयास यहाँ पर करने वाले हैं। कुछ डेट भी हम देखेंगे कि इस कर्क रेखा के ऊपर कौन से दिन सूर्य सीधा चमकता है। ठीक है, कौन से दिन यहाँ पर तिरछी किरणें पड़ती है। राजस्थान में राजस्थान में किरणों का, सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन किस दिन होता है। कौन से दिन हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात होती है। कौन से दिन सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन होता है। कौन से दिन सम दिन रात वाली स्थिति होती है। कौन से दिन छाया जो है वो सबसे छोटी बनती है इस कर्क रेखा पर। इन सब बातों का डिस्कशन हम इस क्लास में आगे करने वाले हैं, तो आप क्लास को पूरा देखें, बिल्कुल भी यहाँ से स्किप नहीं करें। यहां से मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो छायांकित भाग है इसके बारे में कल भी बात की थी, और एक बार और मैं आपको एक चीज यहां से बताना चाहूंगा, और वो चीज ये है, देखिए अगर मान लीजिए कि इस प्रकार से अगर हम ये ग्लोब बनाते हैं, ये अगर ग्लोब बना दिया तो यहां पर पृथ्वी के बीचों बीच इसको हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। इसके 2-3 नाम है। 0 डिग्री अक्षांश है, भूमध्य रेखा है जो कि भूमि के बिल्कुल मध्य में है, बिल्कुल बीचों बीच है। इसी का नाम विषुवत रेखा है, इसी को इंग्लिश में इक्वेटर लाइन भी कहा जाता है, और भूमि के बीचों बीच है। साथ में इसके उत्तर में अगर आप देखते हो तो इसके उत्तरी भाग यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री वाली रेखा है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसी को हम कर्क रेखा कहते हैं। यहां इधर मैं 0 डिग्री फिर से लिख देता हूं। और जो दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री की रेखा है, यहां पर भी 23.5 डिग्री, और यहां पर 23.5 डिग्री साउथ, ये हो गया। यहां पर मैं इसका नाम लिख देता हूं, ये इसको कर्क और इसको मकर, यानी कि उत्तर वाली कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और दक्षिण वाली मकर रेखा जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इंग्लिश में इसके ये नाम है। कुल मिलाकर के 0 से 23.5 यानी कि 0 से 23.5 उत्तरी गोलार्ध में, 0 से 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, और अगर इसको कुल मिलाकर के अगर आप जोड़ दो तो ये जो 47 डिग्री का क्षेत्र होता है, इस पूरे क्षेत्र को हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। और उष्ण कटिबंध कहने का कारण यह है क्योंकि यहां पर वर्ष में कम से कम 2 बार सूर्य सीधा सिर पर चमकता है, और उसकी अलग अलग तारीखें हैं जो मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूं। जब भी इनका रेफरेंस आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी तारीख को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, कौन सी तारीख को मकर रेखा पर सीधा चमकता है, और कौन सी वो 2 तारीख है जिस दिन सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, और उसके क्या क्या प्रभाव होते हैं, इनके बारे में भी बात करेंगे। राजस्थान के संदर्भ में उसका क्या प्रभाव पड़ता है, कहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, इसकी भी बात करने वाले हैं। देखिए, तो अगर यहां की हम बात करें तो थोड़ा सा इसको और इस चीज को आप कोरिलेट कीजिए। यहां राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर के ये जो छायांकित भाग है, अब वो भाग यहीं आ गया। देख लीजिए मैंने ये लाइन की है, इसका ये भाग यहां पर आ गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान में जो जहां से कर्क रेखा गुजरती है उसका जो दक्षिण वाला भाग है, कई बार हम बोलते हैं नीचे वाला भाग, क्योंकि यहाँ पर तो बोर्ड लगा हुआ है, ये ऊपर है और ये नीचे वाला भाग इसलिए बोलते हैं, जबकि ऐसा नहीं बोलेंगे। ज्योग्राफी में दिशाओं का महत्व है, तो इस लाइन के उत्तर में या इस लाइन के दक्षिण में। तो कर्क रेखा के दक्षिण वाला जो भाग है यहाँ पर, इस दक्षिण वाले भाग में जहां पर मैंने इसको छायांकित किया, लाइनें बनाई है, ये यहाँ पर कौन से कटिबंध में पड़ता है, तो इसको हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। मैं इसका नाम यहाँ पर लिख देता हूं, ये इसका नाम लिख देते हैं हम, इसको उष्ण कटिबंध कहते हैं। ये लिख दिया मैंने, उष्ण कटिबंध। उष्ण यानी कि जहां पर गर्मी अच्छी खासी है, क्योंकि यहाँ पर वर्ष में 2 बार सूर्य सीधा सिर के ऊपर चमकता है, अच्छी खासी गर्मी होती है, तो ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण, ज्यादा तापमान होने के कारण इसको उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कटिबंध क्यों? कटि ये नहीं होता कमर, और बंद ये नहीं होता बांधना, जैसे हम बेल्ट से अपनी कमर को बांधते हैं, उसी प्रकार से ये जो रेखाएं होती है, 0 डिग्री कह लो, 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा कह लो, 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा कह लो, ये पूरी पृथ्वी को कवर करती है। इसलिए अक्षांश और देशांत रेखाएं जब पढ़ाई जाती है, विशेष रूप से अक्षांश रेखाओं की एक विशेषता है कि अक्षांश रेखाएं, सभी अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती हैं, यानी कि ये पूरी पृथ्वी को चारों ओर से कवर करती हैं। काल्पनिक रेखाएं होती है लेकिन ये पूरी पृथ्वी को कवर करती है। तो चूंकि पूरी पृथ्वी को कवर करती है इसलिए उसको जैसे कटी को कवर करने वाला है ना, उसी प्रकार से इसको बिल्कुल बीच से बांधने वाली बिल्कुल गोलाकार
या वृत्ताकार जो होती है, इसी को हम उष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो ये वाला जो क्षेत्र है जो कर्क और मकर रेखा के बीच का हिस्सा है, 0 से 23.5 उत्तर, 0 से 23.5 दक्षिण, तो 23.5 और 23.5, 23, 46, आधा आधा डिग्री और जोड़ दोगे तो 47, कुल मिलाकर के 47 डिग्री का एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसको हम यहाँ पर उष्ण कटिबंध कहते हैं। तो एक सवाल तो यहां से बनता है कि कर्क रेखा के दक्षिण वाला वह हिस्सा, ठीक है, 2 जिलों का वह हिस्सा जो कर्क रेखा के दक्षिण में पड़ता है, वो उष्ण कटिबंध में आता है। तो सीधा सीधा प्रश्न यहां से ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा जिला या कौन से जिलों का कुछ हिस्सा उष्ण कटिबंध में स्थित है। और ऑप्शन अगर आपको दिए जाए, सबसे पहला हो बांसवाड़ा, दूसरा हो डूंगरपुर, ऑप्शन सी है वो हो इसमें उदयपुर, और ऑप्शन डी हो ए व बी दोनों। तो बिल्कुल दोनों होंगे, क्योंकि बांसवाड़ा के लगभग 20 से होकर के, राजस्थान का सबसे दक्षिणी जो जिला है वो बांसवाड़ा है, उसके लगभग 20 से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, और डूंगरपुर की लगभग दक्षिणी सीमा को छूती हुई ये कर्क रेखा गुजरती है। तो 2 जिलों का कुछ हिस्सा यहाँ पर उष्ण कटिबंध में आता है, जहां पर अच्छी खासी गर्मी होती है। तो यहां से इस बात को हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो एक प्रश्न यहां से इंपॉर्टेंट बनता है। इसके अलावा इसके बाकी का जो राजस्थान है, ठीक है, अब अगर सवाल ये बनता है कि इस कर्क रेखा के उत्तर वाला जो राजस्थान है उसमें फिर वो कौन से कटिबंध में आएगा। तो अगर यहां से अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो यहां से तो एक सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए यहां पर हम 66.5 डिग्री बना दें, 66.5 डिग्री नॉर्थ, और इधर दक्षिणी गोलार्ध में भी यहां पर हमने 66.5 डिग्री साउथ ये बना दिया, तो ये वाला जो हिस्सा है, देखिए जहां पर मैंने इस प्रकार के डॉट बना दिए हैं, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के बाद में 66.5 डिग्री नॉर्थ वाला, जिसको हम आर्कटिक रेखा बोलते हैं, आर्कटिक वृत्त बोलते हैं, या दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा से लेकर के 66.5 डिग्री दक्षिण वाला, यानी कि अंटार्कटिक वृत्त का जो क्षेत्र है, अंटार्कटिक वृत्त तक का जो क्षेत्र है ये वाला, इसको शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं शीतोष्ण कटिबंध, यहां पर भी ये हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंध, और 66.5 से लेकर के 90 डिग्री नॉर्थ यानी कि उत्तरी ध्रुव, और दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ तक का ये जो क्षेत्र है, इस प्रकार से इसको बना देते हैं हम। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र होगा, इस क्षेत्र को यहां पर इसको, ठीक है, और यहां पर दक्षिणी गोलार्ध में जो 66.5 से बाकी का जो हिस्सा है, इसको हम यहाँ पर, मैं इधर लिख देता हूं, इसको इस प्रकार से बना करके इसको हम शीत कटिबंध कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में भी ये हो जाएगा, इसको इधर लिख देता हूं मैं शीत कटिबंध। तो कुल मिलाकर के 3 प्रकार के कटिबंध हमने पढ़ लिए। बीचों बीच उष्ण कटिबंध, बिल्कुल ध्रुवों के पास में शीत कटिबंध, दोनों ही एक्सट्रीम बातें हैं, यानी कि पृथ्वी के बीचों बीच गर्मी ज्यादा तो उष्ण कटिबंध है, ध्रुवों के आसपास जहां पर सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन होता है, इवन स्थिति यह होती है कि 6 महीने सूर्य दिखाई नहीं देता, और 6 महीने जब सूर्य दिखाई देता है उस समय वो क्षितिज से ऊपर नहीं आता। ठीक है, तो उस समय की स्थिति में यहाँ पर अच्छी खासी ठंडक यहाँ पर होती है, तापमान बहुत ही कम होता है, माइनस में होता है अधिकतर, तो वहां पर सर्दी ज्यादा होती है, इसलिए उसको शीत कटिबंध कहते हैं। बीच वाले भाग में गर्मी ज्यादा होती है, इसलिए उसको उष्ण कटिबंध कहते हैं। और इन दोनों के बीच वाली जो स्थिति होगी, जिसको संक्रमण की स्थिति बोलते हैं, यहां पर लिखा हुआ देखो शीतोष्ण कटिबंध, और शीतोष्ण कटिबंध किससे बना है, अगर आप शब्द को तोड़ना चाहो तो ये हो जाएगा शीत प्लस उष्ण, यानी कि जहां पर सर्दी और गर्मी लगभग बराबर वाली बात होती है, उस वाले क्षेत्र को हम यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर ये वाला भाग शीतोष्ण कटिबंध है और हमारे राजस्थान को हम देखिए इस प्रकार से बना देते हैं, ये लीजिए यहाँ पर मैंने ये राजस्थान बना दिया इस प्रकार से, इसका ये कुछ हिस्सा आप देख पा रहे होंगे कर्क रेखा के दक्षिण में है, तो इसका मतलब ये तो आ गया उष्ण कटिबंध में, और बाकी का हिस्सा किस में पड़ रहा है, शीतोष्ण कटिबंध में। इसका मतलब ये होगा कि राजस्थान का बाकी का हिस्सा, कर्क रेखा के उत्तर वाला जो हिस्सा है वो शीतोष्ण कटिबंध में होगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ये पुराना जो एक वर्गीकरण था उष्ण, शीतोष्ण और शीत कटिबंध का, ग्रीक विद्वानों का प्रारंभिक एक ये वर्गीकरण था जिसको पढ़ा जाता है। लेकिन इसमें एक चीज और यहाँ पर देखी जाती है जिसको मैं आपको यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा, उसको आप देखेंगे। देखिए कर्क रेखा के आसपास वाला क्षेत्र, यानी कि 23.5 डिग्री से लगभग 30-35 डिग्री का ये जो क्षेत्र होता है, देखिए यहां तक मैंने बना दिया, ये थोड़ा और उत्तर की ओर बनेगा, और यहां पर मकर रेखा के पास वाला
यानी कि 23.5 डिग्री साउथ से लगभग 30-35 डिग्री साउथ वाला जो भाग है, जहां पर ये मैंने ब्लैक लाइन से ये बनाया है, ये वाली जो पट्टी है जो कर्क रेखा के उत्तर में पड़ती है, इसको उपोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उपोष्ण का मतलब चूंकि कर्क रेखा तक तो उष्ण कटिबंध होता है, इसके ऊपर आप जाएंगे तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच तो अच्छी खासी गर्मी होती है इसलिए उष्ण कटिबंध, और इस एक रेखा को जैसे ही आपने पार किया, यानी कि कर्क रेखा के उत्तर में गए या मकर रेखा के दक्षिण में गए, तो सर्दी और गर्मी बराबर हो जाएगी और शीतोष्ण कटिबंध आ जाएगा, जहां पर शीत और उष्ण के गुण बराबर होंगे। ऐसा नहीं है, यहां पर चूंकि ये उष्ण कटिबंध के पास में है, इसलिए जहां पर ये मैंने ब्लैक कलर की लाइन बनाई है, मैं इसको इसी कलर से वापस लिख देता हूं, इसको उपोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण का मतलब इस शब्द को भी अगर हम तोड़ना चाहें तो वो किस प्रकार से हो जाएगा, उप प्लस उष्ण, उपोष्ण, उप प्लस उष्ण, ये बन गया उपोष्ण। जैसे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री, प्राचार्य और उप प्राचार्य, यानी कि उसके निकटस्थ, ठीक है। तो यहां पर भी उष्ण कटिबंध के निकट वाला, तो ये हो जाएगा उपोष्ण कटिबंध। इसलिए इसके अलावा बाकी जो राजस्थान का पार्ट है, जिसको मैंने एक बार फिर से यहाँ पर इसी प्रकार की लाइन के द्वारा मैंने आपको बता दिया, ये हमारा उपोष्ण कटिबंध में आएगा। इसको और डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं आगे, जब राजस्थान की जलवायु में पढ़ूंगा तो उसमें इसको पढ़ेंगे कि राजस्थान की जलवायु के लिए अगर आपको कोई एक शब्द इस्तेमाल करना है, एक कोई अप्रोप्रिएट अगर वर्ड आपको चूज करना है उसके लिए, तो वो क्या होगा, वो होगा राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है, तो वो उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार की है। और पूरे भारत के लिए भी इसी प्रकार की उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु को हम काम में लेते हैं, ठीक है। चलिए, ये वाली बात यहां से हो गई। तो कल जहां से हमने क्लास खत्म की थी, वहीं से मैंने आपको ये क्लास जो है, आज की क्लास को यहाँ पे शुरू करवाया है। अब इसके बाद में हम कुछ बात करते हैं, चूंकि राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, तो कौन से दिन वहां पर सूर्य सीधा चमकता है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है उसके ऊपर देखते हैं। चूंकि राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो एक प्रश्न ये आता है कि कौन सी वह तारीख है जिस दिन कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, ठीक है। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ग्लोब पर समझने की कोशिश करते हैं, और ना केवल कर्क रेखा बल्कि कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, इन सभी रेखाओं पर सूर्य कब कब सीधा चमकता है सबकी बात करते हैं, क्योंकि राजस्थान के संदर्भ में इन सारी चीजों से प्रश्न बनते हैं और दिन और रात की अवधि में इनसे फर्क पड़ता है। तो हम सारी चीजों को एक एक को समझते रहते हैं और इन चीजों को हमें समझना है, ठीक है। इनको में रटना नहीं है कुल मिलाकर के, तो वो बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। देखिए, यहाँ पर क्योंकि राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर के यहाँ पर मैंने बनाया है, ये कर्क रेखा गुजरती है, यहाँ पर मैंने एक ग्लोब बनाया है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं और बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिक डेट के हिसाब से चलते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर हम 21 मार्च से शुरू करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 21 मार्च। अब यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि सूर्य 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर सूर्य बना दिया। सूर्य 21 मार्च को कहाँ होता है, भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। और मार्च के बाद में क्या होता है, मार्च के बाद 21 मार्च के बाद 22 मार्च से वो उत्तरी गोलार्ध में सीधा चमकने लगता है। और 22 मार्च से यानी कि बाकी के बचे हुए मार्च के दिन, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये जो है इसकी आभासी जो स्थिति है वो इस प्रकार से इधर की ओर जाती है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध की ओर, ठीक है। सूर्य वहां नहीं जाएगा। बात यह है कि हमारी पृथ्वी अपने जगह पर घूर्णन करते हुए परिक्रमण करके और वो सूर्य के सामने आती है, और चूंकि वो अपने अक्ष पर झुकी हुई है, तो उसका झुका हुआ अक्ष, यानी कि जो उत्तरी गोलार्ध, जब जब हमारी जो पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो जब उसका उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने आता है तो सूर्य की सीधी किरणें उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है। लेकिन हम ये कहते हैं कि सूर्य सीधा चमकता हुआ इधर जाता है, तो वो वाली बात है, लेकिन वास्तव में होता यही है, ठीक है, कि सूर्य अपनी जगह पर है, हमारी पृथ्वी जो है वो परिक्रमण करके और वो इसके सामने आती है। तो 21 मार्च के बाद, मार्च के दिन अप्रैल, मई और जून को सूर्य यहां सीधा चमकेगा। यहां का मतलब क्या हो जाएगा, ये कौन सी रेखा है, कर्क रेखा, यानी कि कौन सी तारीख को हो जाएगा, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा। तो दो डेट आपको यहां से याद हो गई, 21 मार्च को कहां है, भूमध्य रेखा पर, 21 जून को कहां पर है, कर्क रेखा पर, इधर गया। अब ये वापस भी इधर से आएगा,
यानी कि 21 जून को जब यहां से सीधा चमकता है तो जून के बाकी दिन, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, सितंबर को वापस वो कहां आ जाएगा, भूमध्य रेखा पर। तो वो कौन सा सितंबर होगा, वो होगा 23 सितंबर। 23 सितंबर, ठीक है। तो यहां से 3 डेट हमें याद होगी। 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर, उसके बाद में कर्क रेखा की ओर बढ़ता है 21 जून को कर्क रेखा पर, और वापस ये आएगा वापस भूमध्य रेखा पर 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर। तो 2 तारीखें हो गई, 21 मार्च और 23 सितंबर भूमध्य रेखा की, और 21 जून हो गई कर्क रेखा की। अब देखिए आपको याद कैसे करना है इसको। तो याद ऐसे करना, देखिए मार्च के बाद में हमारे यहाँ पर क्या होता है, मार्च के बाद हमारे यहाँ पर धीरे धीरे गर्मी जो है वो ज्यादा प्रभावी होती है। गर्मियों के दिन आ जाते हैं मार्च में, मार्च, उसके बाद में अप्रैल में और ज्यादा गर्मी, मई में और ज्यादा, और जो जून का महीना होता है या हिंदी महीनों के हिसाब से ज्येष्ठ का या जेठ का जो महीना होता है उसमें अच्छी खासी गर्मी होती है। तो जून के महीने में सर्वाधिक गर्मी होती है, क्योंकि हमारा राजस्थान यहाँ है इधर। अगर मैं इसको यूं इस प्रकार से बनाऊं तो हमारा राजस्थान यहाँ है। इसका मतलब ये है कि सूर्य जब राजस्थान की ओर बढ़ रहा है 21 मार्च के बाद वो इधर बढ़ता है, हमारे जैसे जैसे गर्मी बढ़ने लगती है इसका मतलब सूर्य हमारी तरफ आ रहा है, यानी कि कोई स्रोत है ऊर्जा का वो हमारी ओर आता है, तभी तो उसकी गर्मी बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर के बात ये होगी कि जब हमारे यहाँ पर, तो इस डेट को बिल्कुल भी हमें नहीं भूलना है, क्योंकि सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा। कर्क रेखा हमारे बिल्कुल पास में, यानी कि राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। तो जिस दिन वो कर्क रेखा पे चमकेगा उस दिन हमारे यहाँ पर अच्छी खासी गर्मी होगी, और अच्छी खासी गर्मी हमारे कब होती है, जून में। तो जून की वो कौन सी तारीख होगी जिस दिन हमारे सूर्य सीधा चमकेगा, तो वो होगी 21 जून की तारीख। तो बिल्कुल भी इसको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहां से हमारे समझ में आ गया। जून के बाद अगर आप देखते हो तो जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसमें हमारे वापस एक बार थोड़ी गर्मी कम होती है, क्योंकि हमारे यहाँ तो मानसून का वो समय होता है। तो वैसे भी थोड़ा सा हमें गर्मी से थोड़ी राहत महसूस होती है और कम गर्मी होती है। इसमें जो है थोड़ा सा जो है थर्मामीटर में रीडिंग कम आती है, यानी कि टेम्परेचर कम होगा। और जून के बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर को वापस सूर्य कहाँ आ जाएगा, भूमध्य रेखा पर। और वो कौन सा सितंबर होगा, 23 सितंबर की वो तारीख होगी। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को पुनः वो भूमध्य रेखा पर सीधा चमकेगा। अब इसके बाद में क्या होगा, सितंबर के बाद, सितंबर के बाद देखिए यहां से, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। दिसंबर को सूर्य जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री साउथ, यानी कि कौन सी रेखा पर, मकर रेखा पर सीधा आ जाता है, और वो यहां चमकता है मकर रेखा पर, मकर रेखा पे चमक रहेगा। अब देखिए इस समय राजस्थान में क्या अनुभव होता है, सितंबर के बाद देखिए आप, सितंबर निकल जाने के बाद अक्टूबर, जनरली अक्टूबर एंड में या नवंबर के फर्स्ट वीक में हमारे यहाँ दीपावली, और दीपावली के समय से हमारे यहाँ क्या होता है, क्योंकि सितंबर के बाद अक्टूबर में सूर्य जो है वो उसका दक्षिणायन हो जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में सीधा चमकता है। इस कारण तो हमारे यहाँ पर फिर तिरछी किरणें पड़ेगी, तिरछी किरणें पड़ेगी तो तापमान कम हो जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में, या हम कह सकते हैं कि हमारे राजस्थान में, उसमें हल्की हल्की हमें ठंडक महसूस होने लगती है अक्टूबर में। सितंबर का एंड तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अक्टूबर में, अक्टूबर का एंड, नवंबर में हमारे यहाँ पर हल्की हल्की ठंडक, दीपावली के आसपास, जिसको हम गुलाबी ठंडक भी बोलते हैं। और वो गुलाबी ठंडक की शुरुआत होती है, क्योंकि अब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में सीधा चमक रहा है, उसका दक्षिणायन हो गया है। अब हम समझ लेंगे कि दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी रेखा है जिसका मान 23.5 डिग्री है, तो वो रेखा है मकर रेखा। तो दिसंबर के समय वो मकर रेखा पर सीधा चमकेगा, और दिसंबर की वो कौन सी तारीख होगी, तो वो तारीख होगी 23 दिसंबर, सॉरी इसकी जो तारीख है वो होगी 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर को सूर्य सीधा चमकेगा मकर रेखा के ऊपर। और इस दिन, मैं ठीक से लिख देता हूं एक बार फिर से, ये जो डेट है वो होगी 22 दिसंबर की, जिस दिन सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकेगा। और यहां से देखिए आप 22 दिसंबर के बाद एक बार फिर से सूर्य वापस, दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी कि दिसंबर के बाकी बचे हुए दिन, दिसंबर, उसके बाद जनवरी, उसके बाद फरवरी, और वापस कितने मार्च को, 21 मार्च को वापस सूर्य उसी स्थिति में आ जाएगा, तो भूमध्य रेखा पर वापस आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 4 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट हो गई है, 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर। देखिए 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर है, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर है। और दिसंबर के समय को याद कीजिए आप, दिसंबर के समय हमारे यहाँ पर क्या था, दिसंबर जनवरी में हमारे यहाँ पर अच्छी खासी गर्मी होती है,
ठीक है, और वो अच्छी खासी गर्मी दिसंबर के समय, दिसंबर को आप याद कीजिए, दिसंबर के समय हमारे यहाँ पर क्या होता है, दिसंबर के समय हमारे यहाँ पर अच्छी खासी ठंडक होती है, पूरे उत्तरी गोलार्ध में अच्छी खासी ठंडक होती है, राजस्थान में भी अच्छी खासी ठंडक होती है। उसका कारण यह है कि सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है, तो सूर्य की सीधी किरणें यहाँ पड़ती है और तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ कहूँ सूर्य की सीधी किरणें यहाँ, तो अब उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में उसकी तिरछी किरणें पड़ेगी, तिरछी किरणें पड़ती है। और साथ में एक और बात है, सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती है और सूर्य कम समय के लिए दिखाई देता है, यानी कि दिन की जो अवधि है वो दिन की अवधि या सूर्य की चमकने की जो अवधि है वो कम हो जाती है, इसलिए ऊर्जा कम प्राप्त कर पाते हैं। और हमारे यहाँ इस समय जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है तो उत्तरी गोलार्ध में यानी कि कर्क रेखा के आसपास उसकी तिरछी किरणें पड़ती है, इसीलिए राजस्थान में उस समय दिसंबर के समय अच्छी खासी ठंडक होती है। तो ये जो 4 डेट हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान में रखना है। और एक बात और मैंने आपको बताई थी इससे पहले कि इसी भाग को, ये जो यहाँ पर जो कर्क और मकर रेखा के बीच का भाग है, तो मैंने आपको बताई थी कि इन कर्क और मकर रेखाओं के बीच का जो भाग है 47 डिग्री का, इसी बीच वाले क्षेत्र में जो सूर्य है वो वर्ष में 2 बार सीधा चमकता है, एक बार जाते समय, एक बार आते समय, एक बार इधर जाते समय, एक बार इधर जाते समय। तो कुल मिलाकर के वर्ष में प्रत्येक लाइन पर 2 बार सूर्य सीधा चमकने के कारण यहाँ पर अच्छी खासी गर्मी होती है, इसलिए इसको हम उष्ण कटिबंध भी कहते हैं। तो यहाँ से एक चीज हम बहुत अच्छे से कंटस्ट कर लेंगे कि कर्क रेखा पर सूर्य सीधा कब चमकेगा, तो 21 जून को। तो हम अब ये कह सकते हैं कि सूर्य सीधा चमकेगा, और इसके साथ में एक और बात होगी, वो बात ये होगी कि इस दिन राजस्थान में सबसे बड़ा दिन होगा। ठीक है, ना केवल राजस्थान बल्कि भारत के बारे में पूछा जाए तो भी ये होगा। संपूर्ण उत्तरी गोलार्ध में अगर हम ये कहें कि सबसे बड़ा दिन कब होगा, तो वो 21 जून को होगा। और चूंकि पृथ्वी 24 घंटे में अपनी जगह पर घूर्णन पूरा करती है, अगर 21 जून को सबसे बड़ा दिन है तो इस दिन वाली रात की अवधि क्या होगी, सबसे छोटी होगी। तो दोनों प्रश्नों का एक ही उत्तर है कि राजस्थान में सबसे बड़ा दिन 21 जून और सबसे छोटी रात 21 जून। क्योंकि अगर दिन की अवधि 13 घंटे हो गई है, 13.5 घंटे हो गई है, तो उधर रात की अवधि कम हो जाएगी, क्योंकि पृथ्वी को अपना घूर्णन तो 24 घंटे में पूरा करना है। ऐसा नहीं है कि अगर दिन की अवधि बड़ी हो जाएगी तो पृथ्वी जो है वो 24 के बजाय 25 घंटे में घूर्णन करेगी, ऐसा नहीं होगा। उसको अपना घूर्णन 24 घंटे में पूरा करना है, दिन की अवधि बढ़ गई है तो रात की अवधि यहाँ पर छोटी हो जाएगी। तो चलिए इसको हम यहाँ से लिख लेते हैं, और वो चीज मैं आपको लिखा देता हूं, वो ये होगी कि राजस्थान में सबसे बड़ा दिन या सबसे बड़ा दिन कह दो, बड़ा दिन कह दो, या सबसे बड़े दिन की अवधि के हिसाब से भी अगर ले लें तो अवधि, ठीक है, अवधि उसमें छोटी की मात्रा आएगी अवधि। और ये कब होगा, तो इसको हम लिख लेंगे 21 जून। यहां पर सेम वही बात, राजस्थान में सबसे छोटी रात, अगर इसकी बात हम कहें, वही वापस अवधि के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, सबसे छोटी रात कब होगी, तो वो भी होगी 21 जून को, जो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, और जिसको अभी हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है। इसके साथ में एक और हम करते हैं कि अगर इसका उल्टा में पूछ ले जाए, कौन सी बात पूछ ली जाए, अगर मान लीजिए ये पूछ ले जाए, ये तो सबसे बड़ा दिन की बात होगी। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में सबसे बड़ी रात कब होगी, या इसी हिसाब से चलें कि राजस्थान में सबसे बड़ी रात, वही अवधि के हिसाब से। अगर इसमें आप अवधि में बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो वो अवधि भाषा हो जाएगी। यहां पर अवधि का मतलब था ड्यूरेशन, समय। ठीक है, तो राजस्थान में सबसे बड़ी रात कब होगी, ठीक है, तो ये हो जाएगी 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को क्यों होगी, क्योंकि इससे पहले वाली जो बात है इसमें हमने पढ़ा था कि 22 दिसंबर को सूर्य सीधा कहां चमकता है, मकर रेखा पर। तो ज्यादा समय तक सूर्य कहां चमकेगा, मकर रेखा पर, तो कम समय कहां चमकेगा, कर्क रेखा पर। तो जिस दिन दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन होगा उस दिन, बहुत सिंपल सी बात है कि उस दिन दिन की अवधि कम कहां होगी, उत्तरी गोलार्ध में। दिन की अवधि उत्तरी गोलार्ध में अगर कम हो गई तो रात की अवधि उस दिन वहां पर बढ़ जाएगी। तो यही बात मैं आपको बता रहा था
ठीक है, तो राजस्थान में सबसे बड़ी रात ये कब होगी? 22 दिसंबर को। और इसी से जुड़ी हुई चीज एक और, कि अगर हम ये बात कहें राजस्थान में सबसे सबसे छोटा दिन, ठीक है, और वो सेम ही होगा अवधि के हिसाब से, वो कब होगा? तो वो होगा 22 दिसंबर को। क्योंकि अगर इस दिन रात की अवधि अगर बड़ी है तो दिन, क्योंकि 24 घंटे में पूरा होना है, तो दिन की अवधि अपने आप कम हो जाएगी। तो ये 4 डेट आप इनको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेंगे, इसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। एक जो बात मैंने आपको बताई थी, क्योंकि 21 जून को सूर्य सीधा चमकता है कर्क रेखा पर, तो अगर प्रश्न इस प्रकार का आए कि राजस्थान में या बांसवाड़ा में जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है, कौन सी वह तारीख होगी जिस दिन आपको अपनी परछाई, दोपहर के समय आपको अपनी परछाई नहीं दिखेगी? तो वो 21 जून होगा। क्योंकि 21 जून के दिन सूर्य कहां चमकेगा? बिल्कुल सीधा सिर के ऊपर। बिल्कुल सीधा सिर के ऊपर अगर सूर्य चमकेगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा? आपकी परछाई, उसमें सूर्य सीधा चमकेगा तो परछाई बनेगी नहीं, उसका एंगल नहीं बनेगा। अगर साइड से तिरछा चमक रहा है तो फिर इधर उसके अपोजिट, या इधर से चमक रहा है तो इस तरफ, तो उसकी परछाई बन सकती है। लेकिन सीधा सिर के ऊपर चमकने के कारण उस दिन इसकी परछाई नहीं बनेगी। और यहाँ पर सीधा चमकने का जो मतलब है वो ये है मध्याह्न का सूर्य, यानी कि दोपहर का सूर्य कब सीधा चमकता है। सूर्योदय और सूर्यास्त का समय उसमें जो एंगल होता है वो एक अलग बात है, ठीक है, वो तो होना ही है। लेकिन मध्याह्न के समय जो सूर्य है वो सीधा कब चमकेगा? तो 21 जून को। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं, जो मैंने बात बताई, कौन से दिन बांसवाड़ा या डूंगरपुर में जहां से कर्क रेखा गुजरती है, कौन सी वह तारीख होगी जिस दिन परछाई दिखाई नहीं देगी? तो वो होगी 21 जून वाली बात। चलिए कुछ बातें और कर लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, और इनको देखते हैं। अगली हमारी जो बात है, ठीक है, वो ये है कि ये तो बड़े दिन और बड़े रात वाली बात होगी। अब हम पढ़ते हैं कि राजस्थान में दिन व रात की अवधि कब बराबर होगी? दिन व रात की अवधि बराबर कब होगी? देखिए, ना केवल राजस्थान में बल्कि पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो दो ऐसी तारीखें हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर, जिस दिन पूरी दुनिया में दिन और रात की अवधि बराबर होगी। पहले हम इन तारीखों को यहां पर लिख लेते हैं, 21 मार्च और दूसरा हो जाएगा इसमें 21 मार्च और सॉरी 22 सितंबर नहीं, इसमें हो जाएगा 23 सितंबर। ठीक है, तो यहां से आप इसको 23 सितंबर कर लें, 21 मार्च और यहां पर हो जाएगा 21 मार्च व 23 सितंबर की स्थिति होगी। देखिए ये क्यों होगी, यानी कि राजस्थान में दिन व रात की अवधि बराबर कब होगी? 21 मार्च व 23 सितंबर। इसको भी इससे पहले वाली जो मैंने आपको पढ़ाया था इससे हम समझ सकते हैं। ये दो तारीखें हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर, जिस दिन सूर्य कहाँ चमकता है? भूमध्य रेखा पर। और भूमध्य रेखा पर चमकने के कारण ही, क्योंकि सूर्य उस दिन परपेंडिकुलर, या हम कह सकते हैं कि समकोण, इसका जो चमकने वाली बात होगी वो भूमध्य रेखा पर होगी। और इसी दिन दोनों गोलार्ध में जो दिन व रात की अवधि है वो बराबर बराबर होती है, ठीक है। और बराबर बराबर होने के कारण ये जो विशेष दिन होता है, यानी कि कौन सा? 21 मार्च व 23 सितंबर वाला, इसको हम सम दिन रात भी कहते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं, सम दिन रात। बहुत आसान है, सम यानी समान, दिन व रात यानी कि एक ऐसा दिन या ऐसे दो दिन जिस दिन दिन व रात की अवधि समान होती है, बराबर होती है, वो वाले दिन। या इसको इंग्लिश में इक्विनॉक्स भी कहा जाता है, EQUINOX। ये इसको कई बार इस बार से देवनागरी में ये भी लिखा जाता है, इक्विनॉक्स, ठीक है। तो सम दिन रात या इक्विनॉक्स इसको कहा जाता है, और वो तारीख कौन सी होगी? वो होगी 21 मार्च व 23 सितंबर। तो इन तारीखों को आप पूरे पूरे जो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें भी आप ये ध्यान में रखेंगे कि पूरे विश्व में दिन और रात की अवधि बराबर कब होती है? 21 मार्च और 23 सितंबर।
पूरे भारत में कब होती है? अब पूरे वर्ल्ड की बात करती तो भारत और राजस्थान उससे बाहर है ही नहीं। ठीक है, तो यही वो तारीखें हैं 21 मार्च व 23 सितंबर, जिस दिन सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होने के कारण, तो ये कारण हो गया, और इस दिन सम दिन रात की अवधि होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजों को हम यहां से देखते हैं। एक और प्रश्न यहां से बनता है, जब 21 जून को सूर्य अगर कर्क रेखा पर सीधा चमकता है या राजस्थान के दक्षिणी भाग में सीधा चमकता है, तो सीधे चमकने को लेकर के एक प्रश्न और पूछा जाता है, और उसको भी हम देखते हैं यहाँ पर। वो क्या प्रश्न है? देखिए, राजस्थान का ये मैप दिया हुआ है और इसमें जिलों की सीमा बताई गई है, क्योंकि अब राजस्थान में 19 नए जिले बने हैं आज जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो चूंकि आज की या अगले 1-2 दिन की खबर ये भी है कि कुछ जिले और बन जाएंगे, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि वर्तमान में हमारे पास में जो भी सामग्री उपलब्ध है, क्योंकि जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं वो अगले 2-3 महीनों में, 4 महीने में होने वाला है, क्योंकि इतना जल्दी उन जिलों का, मान लीजिए वो जिले बन जाएं, उनकी प्रशासनिक सीमाएं निर्धारित हो जाएं, सारा सब कुछ ठीक से संचालन हो जाए, वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो और दूसरी बात, अगर एग्जाम में प्रश्न भी आएंगे तो वो मुझे लगता नहीं है कि उनको नई चीज कौन से जिले में चली गई है उसको लेकर के आए। ठीक है, तो वो तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो जो सामग्री हमारे पास में फिलहाल है उसी को लेकर के हम चलते हैं और उसी के आधार पर हम इन प्रश्नों को करने का प्रयास करते हैं। तो वो प्रयास ये है कि एक प्रश्न बार बार ये पूछा जाता है, पहले भी कई बार पूछा गया है, कि राजस्थान के कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन होगा, या सूर्य की किरणें समकोण पर काटेंगी, या वो ये पूछा जाता है कि कौन से जिले होंगे जहां पर सूर्य की किरणों का कोण जो है वो परपेंडिकुलर होगा, समकोण होगा। ठीक है, तो देखिए 21 जून को कहां होता है सूर्य सीधा? यहां पर, ये हमारी कर्क रेखा है, कर्क रेखा, और 21 जून को इसके ऊपर सूर्य होता है, सीधा चमकता है। ठीक है, तो सूर्य सीधा चमकता है मतलब ये देखिए, ये डूंगरपुर का दक्षिणी भाग यहां से, और ये बांसवाड़ा, यानी कि ये दो ऐसे जिले हैं जहां पर सूर्य की, यानी कि डूंगरपुर का ये हिस्सा और बांसवाड़ा का, तो इसके अगर दक्षिण वाले भाग की बात हम करें, जिसको हम अभी उष्ण कटिबंध बता रहे थे, तो ये वो हिस्सा है जहां पर सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन होगा। ठीक है, तो दो जिले हम याद कर लेंगे कि राजस्थान में सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन, तो यहां लिख लेते हैं इसको हम एक बार। राजस्थान में सूर्य की किरणों का, राजस्थान में सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन। ठीक है, ये तो सीधी भाषा एकदम, या यहां पर पूछा जाए आपको ऑब्लिक, समकोण, या इसको परपेंडिकुलर, DICULAR, परपेंडिकुलर, ये कहां पर होगा? तो इसमें हम दो जिलों का नाम याद रखेंगे, वो है बांसवाड़ा और डूंगरपुर। चलिए ये चीज हो गई। इसके अलावा क्या आ जाएगा? जब अगर मान लीजिए सूर्य की किरणों का सीधापन सर्वाधिक यहां पर है, तो अब हम बात कर लें कि सर्वाधिक तिरछापन कहां होगा। ठीक है, तो सर्वाधिक तिरछापन की बात आती है तो ये प्रश्न एक बार पूछा गया है कि राजस्थान के कौन से जिले में, निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले में सूर्य की किरणों का सर्वाधिक न्यून कोण होगा? न्यून कोण की बात कही जाती है। ठीक है, न्यून कोण कह दो या सबसे कम कोण कह दो। ठीक है, या इसको इंग्लिश में एक्यूट एंगल भी बोला जाता है, एक्यूट एंगल। ठीक है, यानी कि सर्वाधिक न्यून कोण कहां होगा? देखिए सबसे ज्यादा, अगर मान लीजिए सूर्य की सीधी किरणें अगर यहां पर पड़ रही है, तो अब अगर आप उत्तर में जाएंगे, जैसे मान लीजिए सूर्य यहां पर सीधा चमकता है, तो सर्वाधिक तिरछापन कहां होगा? जो जिला राजस्थान के सर्वाधिक उत्तर में स्थित है, और सर्वाधिक उत्तर में कौन स्थित है? श्रीगंगानगर। तो यहां से दो चीजें आपको बिल्कुल कंठस्थ कर लेनी है। राजस्थान में सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन या समकोण या परपेंडिकुलर, तो कौन आ जाएगा इसमें? दो जिले, वो आ जाएंगे बांसवाड़ा व डूंगरपुर। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं ये जिले कौन से होंगे,
बांसवाड़ा, बांसवाड़ा व डूंगरपुर। ठीक है, ये 2 जिले हो गए। और अगर मान लीजिए इसी भाषा में अगर आप यहां पर सीधापन, समकोण और परपेंडिकुलर की जगह ये कर दो कि राजस्थान में सूर्य की किरणों का सर्वाधिक न्यून कोण, ठीक है, सर्वाधिक न्यून कोण या सबसे कम कोण या एक्यूट एंगल कहां होगा, तो इसमें हम जो हमारा उत्तर है वो लिखेंगे श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर। ठीक है, ये प्रश्न पूछ लिया गया है। अब देखिए यहां से एक, ये तो जो मैंने आपको 2 बातें बताई है, यानी कि जिसमें आपको 3 जिलों के नाम याद रखने हैं। समकोण वाली बात जब आएगी, सीधेपन वाली बात आएगी तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर। न्यून कोण वाली बात आएगी, सर्वाधिक न्यून कोण या एक्यूट एंगल की बात आएगी तो आप याद रखेंगे श्रीगंगानगर। ये तो याद कर लिया। अब प्रश्न एक अलग भाषा में भी बन सकता है। ये तो वही बात जो फैक्ट आपने याद कर लिया, फैक्चुअल चीज है। कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं कि सवाल अब यहां से किस प्रकार से बदल सकता है। सूर्य की अगर सीधी किरणें 21 जून को अगर कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है तो अब क्या होगा, इसके बाद में धीरे धीरे आप जैसे जैसे यहां से उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो सूर्य की किरणों का तिरछापन या सूर्य की किरणों का कोण, या हम कह सकते हैं कि न्यून कोण होता जाएगा, एक्यूट एंगल जो है उसमें बनता जाएगा, या सर्वाधिक तिरछापन वाली बात होती जाएगी। बस यहीं से सवाल बनता है। इसका मतलब यह है कि यहां कर्क रेखा ही नहीं बल्कि अगर हम पूरी पृथ्वी की अगर बात करें तो भूमध्य रेखा से जैसे जैसे आप उत्तर में बढ़ते हो या भूमध्य रेखा के आप जैसे जैसे दक्षिण में बढ़ते हो तो सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता है। लेकिन चूंकि इसमें इस प्रकार से होता है कि सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर सीधा चमकता है और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है, इसलिए मैं आपको 21 जून को कर्क रेखा वाली बात लेके बता रहा हूं कि अब आप 21 जून के बाद 21 जून को कर्क रेखा से उत्तर की ओर अगर आप बढ़ते हो तो सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाएगा। और वो तिरछापन बढ़ता जाएगा, इसका मतलब आप जैसे जैसे उत्तर में बढ़ोगे तिरछापन बढ़ता जाएगा। अब मान लीजिए नया सवाल इस प्रकार से पूछा जाता है कि सवाल ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से जिले में सूर्य की किरणों का सर्वाधिक न्यून कोण होगा। अब इसमें मान लीजिए गंगानगर दिया हुआ नहीं है क्योंकि अब वो आपको उस कॉन्सेप्ट सवाल पूछता है कि क्या आपको इस बात का पता है कि कर्क रेखा के उत्तर में जाने पर जैसे जैसे आप उत्तर में बढ़ेंगे तो वैसे वैसे सूर्य की किरणों का कोण न्यून कोण होता जाएगा, क्या आपको इस बात का पता है। तो यहां से सवाल पूछा जाता है। अब मान लीजिए इसमें दे दिए ऑप्शन, क्या दे दिए, प्रश्न ये है कि निम्न में से कौन से जिले में सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन होगा। अब निम्न में दिया मतलब कोई 4 जिले होंगे, जैसे मान लीजिए सबसे पहले आपको दे दिया राजसमंद, उसके बाद आपको दे दिया पाली, और उसके बाद दे दिया आपको अजमेर, और उसके बाद में दे दिया आपको नागौर। तो बताइए आपका उत्तर क्या होगा। आपका उत्तर बहुत ही सिंपल सी बात है, यहां से आपका उत्तर होगा नागौर, क्योंकि इन 4 जिलों की स्थिति जो है वो कहां है। देखिए सबसे दक्षिण में अगर हम बात करें तो राजसमंद, उसके उत्तर में पाली, उससे थोड़ा उत्तर में आप बढ़ेंगे तो अजमेर, और उससे उत्तर में अगर आप बढ़ेंगे तो हो जाएगा नागौर। यानी कि जो 4 ऑप्शन आपके पास में दिए हुए हैं उन 4 ऑप्शन में से कौन ज्यादा उत्तर में है उसी जगह पर न्यून कोण ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्चुअल सवाल यहां से बनते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आगे भी पूछे जाने की संभावना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसके साथ में वो आपको 2 टेस्ट आपके कर लेता है। एक ये भी कॉन्सेप्ट भी पूछता है कि आपको ये बात पता है या नहीं है, और दूसरा वो आपसे ये भी पूछता है कि आपको जो 4 जिले नीचे दिए हुए हैं क्या आपको उनकी स्थिति पता है, यानी कि उनकी भौगोलिक स्थिति पता है कि कौन सा जिला दक्षिण में है और कौन सा जिला उत्तर में है, कहां पर है। तो एक बार ये जो मैप है आपको सब चीजों को याद नहीं करना है, लेकिन आप कुछ कुछ जगह याद रख लें कि यहाँ पर ये जिला है, यहाँ पर ये जिला है, यहाँ पर ये जिला है। तो आप जो भी प्रश्न आपके सामने पूछा जाएगा उस प्रश्न को आप करने की स्थिति में रहेंगे। और दूसरी एक और बात, इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ से बताना चाहूंगा कि जो हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र होता है, यानी कि एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। उसका अर्थ यह है कि आपको ऊपर जो प्रश्न पूछा गया है उसमें उस प्रश्न का उत्तर जो नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से सबसे बढ़िया उत्तर कौन सा होता है उस उत्तर को आपको देना है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से इस चीज को बताना चाहूंगा। अगर प्रश्न ये आता है कि राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय कहां स्थित है, ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय कहां स्थित है, प्रश्न ये आता है। ठीक है, अब आपको 4 ऑप्शन दे दिए, ठीक है, और 4 जगहों के नाम दे दिए। मान लीजिए एक आपको नाम दे दिया बांद्रा-सिंदरी, एक आपको नाम दे दिया तिलोनिया, एक आपको नाम दे दिया इसमें नसीराबाद, और
एक नाम आपको दे दिया, मान लीजिए सावर। ये 4 नाम आपके पास में दिए हुए हैं। तो हम सभी को पता है कि राजस्थान में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो अजमेर जिले में, उसके किशनगढ़ उपखंड में बांदर सिंदरी जो गांव है उसमें स्थित है। तो यहाँ से जो उत्तर होगा, चूंकि छोटे छोटे टाउन के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, छोटे गांव के नाम दिए हुए हैं, कस्बों के नाम दिए हुए हैं, तो उसमें आपका उत्तर क्या होगा? बांदर सिंदरी। अब मान लीजिए प्रश्न बदल जाता है और प्रश्न इस प्रकार से आता है, राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? अब 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, केकड़ी, नसीराबाद, किशनगढ़ या फिर पुष्कर। तो अब देखिए बांदर सिंदरी जिस गांव में वो स्थित है उसका नाम नहीं है, लेकिन चूंकि वो जो गांव है वो किशनगढ़ में आता है, किशनगढ़ उपखंड में आता है, तो अब आपका उत्तर क्या होगा? किशनगढ़। तो नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके हिसाब से आपका यहाँ पर उत्तर बदल गया है। अब इस पर रेट लगाने की कोई बात नहीं है कि हम उसको चैलेंज कर दें, क्योंकि उस जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से आपका जो सही उत्तर है, उपयुक्त उत्तर है, वो क्या हो सकता है, वो आप देने की कोशिश करें। एक और इसमें बदल सकता है, वो कैसे बदल सकता है? प्रश्न वही है, निम्न में से कौन से स्थान पर राजस्थान का केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित है? और अब आपको 4 नाम ये दे दिए जाएं, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा और टोंक। तो फिर कहां होगा? तब हम इसका उत्तर करेंगे अजमेर, क्योंकि वो अजमेर जिले में है। तो समझ रहे हैं मेरी बात को, कि जो 4 ऑप्शन आपके पास में दिए हुए हैं उन ऑप्शन में से आपको अपने उत्तर को ढूंढना है और वो होगा। तो ये बात मैंने आपको बता दी, सर्वाधिक सीधापन, सर्वाधिक न्यून कोण। लेकिन अगर बीच में से कोई 4 दिल्ली दे दिए जाए तो हमें ये पता करना है कि इन 4 में से कौन सबसे ज्यादा उत्तर में है, जहां पर सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन हो सकता है। ध्यान देना इसमें एक चीज और, कि दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए ही ये न्यून कोण वाली बात होगी, इसका प्रभाव पूर्व पश्चिम में नहीं होगा। अगर मान लीजिए कोई 2 पर्टिकुलर शहर दे दी जाए और वो एक ही अक्षांश रेखा पर हैं, इधर से इधर तक एक ही अक्षांश रेखा पर हैं, तब फिर उसका उत्तर नहीं बदलेगा। ठीक है, तो ये वाली जो कहानी है हमारी, वो दक्षिण से उत्तर की ओर चलने में कौन ज्यादा उत्तर में स्थित है वहीं पर न्यून कोण होगा। जैसे अगर मान लें हम पूरे भारत की बात कर लें तो सर्वाधिक न्यून कोण वाली बात कहाँ होगी? जम्मू कश्मीर में होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा उत्तर होगा। तो आज की क्लास में हमने इन बहुत सारी बातों को पढ़ा, समझा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत सारी बातें समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आपको ये बातें समझ में आई है तो इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि मैं और अच्छी जानकारी आपके सामने ला सकूं। अगली क्लास लेकर मैं फिर हाजिर होऊंगा, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू।